हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है इक्विलिब्रियम के बारे में। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम यहाँ पे चैप्टर को शुरू करेंगे। इक्विलिब्रियम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है इक्विलिब्रियम। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसका आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप इसके लाखों क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है वाला। इस चैप्टर में बेसिकली हम यहाँ पे क्या बात करेंगे, वो सेशन में बात करेंगे। आज हम यहाँ पे सीधा देखेंगे इक्विलिब्रियम का इंट्रोडक्शन, कि असल में इक्विलिब्रियम क्या चीज है, किसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम है, कब हम बोलेंगे कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आएगी नहीं आएगी। हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में, Kp के बारे में, Kc के बारे में। हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम रिएक्शन के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक क्या है इक्विलिब्रियम की, वो सारी बात करेंगे। हम बात करेंगे एक्टिव मास की, एक्टिव मास क्या होता है। तो ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। ठीक है, कंसंट्रेशन किस तरीके से वैरी करेगी जब रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में पहुंचेगी। तो यही कुछ हमें नॉर्मल चीजें पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर। तो देखिए, पहले जो शब्द है ना इक्विलिब्रियम, इसको समझते हैं हम पहले। इक्विलिब्रियम क्या चीज है। मान लीजिए कि भैया मेरे पास एक बॉक्स रखा है, मेरे पास एक बॉक्स रखा है। अब इस बॉक्स पे एक बंदा है, ये रहा। ये बंदा इस बॉक्स पे इस तरफ फोर्स लगाए, इस तरफ फोर्स लगाए, तो क्या होगा, जो बॉक्स है वो आगे की तरफ ड्रैग हो जाएगा, है ना। अब एक बंदा जो है इस तरफ फोर्स लगा रहा है, ऐसे फोर्स लगा रहा है, तो ऑब्वियसली बात है जो बॉक्स है वो फोर्स के साथ मूव कर जाएगा। जिस तरफ फोर्स लग रही है उस तरफ आपका बॉक्स आगे ड्रैग हो जाएगा। अब मान लीजिए वही बंदा है जो कि अब इस बॉक्स पे फोर्स लगा रहा है इस तरफ। ये बंदा फोर्स लगा रहा है इस तरफ, तो बॉक्स इस तरफ ड्रैग हो जाएगा, है ना। ये चीज समझ आई, कोई दिक्कत। अगर मैं एक बॉक्स को इस तरफ पर फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्वियस बात है जो बॉक्स वो आगे की तरफ मूव करेगा। अगर मैं बॉक्स को इस तरफ से फोर्स लगाऊंगा तो बॉक्स इस तरफ मूव करेगा, है ना। यही होगा। पर अब मैं क्या करूं, मतलब मैंने ये जो बंदा था इसने अपने दोस्त को बुला लिया, ये रहा इसका दोस्त। अब ये इसका दोस्त लगा रहा है इस तरफ, ठीक है। ये फोर्स लगा रहा है F1, और जो ये बंदा है, मान लीजिए नाम दे देते हैं बंदों के, ये है चंगू, ये है मंगू। अब जो मंगू है वो फोर्स लगा रहा है इस तरफ, जो चंगू है वो लगा रहा है इस तरफ। अब क्या होगा, यहाँ पे कंडीशन है कि जो F1 है वो F2 के इक्वल है। कंडीशन क्या है, जो F1 है वो F2 के इक्वल है। तो अब बताइए फिजिक्स के प्रेमियों, क्या यहाँ पे बॉक्स मूव करेगा। मैंने फोर्स लगाई है F1 इस तरफ, फोर्स लगाई है F2 इस तरफ। F1 और F2 आपस में सेम है, तो क्या बॉक्स कहीं पे मूव करेगा। आंसर है नहीं, बॉक्स मूव नहीं करेगा। बॉक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टेबल। बॉक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टेबल, है ना। यानी कि बोल सकते हैं बॉक्स होगा
स्टैटिक पोजीशन में बॉक्स किसमें आ जाएगा, स्टैटिक पोजीशन में। और ये स्टैटिक पोजीशन है फिजिक्स का टर्म। और इसी चीज को अगर मैं केमिस्ट्री के टर्म में बोलूं तो मैं बोल दूंगा बॉक्स आ जाएगा इक्विलिब्रियम में। बॉक्स आ जाएगा किसमें, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, बात समझ आई यहाँ पे। सीधी बात क्या थी कि जो F1 है और F2 है वो दोनों आपस में सेम है, तो बॉक्स नहीं मूव नहीं करेगा। मतलब मैं इस तरफ फोर्स लगाऊं, इस तरफ फोर्स लगाऊं, अब मेरे हाथ कहीं पे मूव नहीं करेंगे। अगर मैंने अपने हाथ की फोर्स किसी हाथ की फोर्स बढ़ा दी तो हाथ मूव कर जाएगा, पर अंटिल अगर दोनों की फोर्स सेम है तो बॉक्स कहीं पे मूव नहीं करेगा। यानी कि बॉक्स किस पर आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। बॉक्स किस पर आ जाएगा, इक्विलिब्रियम में। कोई दिक्कत? आगे देखिए, इसका एक और एग्जांपल है। मान लीजिए एक और एग्जांपल लेकर चलते हैं इसका। वही एक है चंगू और एक है मंगू। चंगू और मंगू, इन दोनों को मिला करके दोनों के पास से सॉल्व करें। मतलब चंगू के पास कुछ रुपए हैं, मंगू के पास कुछ रुपए हैं। अब दोनों को मिला करके दोनों को कितने रुपए हैं, 100 रुपए। ठीक है, अब मान इन्होंने कहा यहाँ पे 100 रुपए हैं। चल मान लीजिए मंगू के पास ज्यादा, मंगू के पास है 70 रुपए, चंगू के पास है 30 रुपए। अब दोनों को मिलाकर कितना होगा, 70 रुपए। चंगू ने कहा भाई एक काम करते हैं, देख तेरे पास 70 है, मेरे पास 30 है, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक काम करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं, तू मुझे कुछ पैसे दे, मैं तुझे कुछ पैसे दूंगा, दोनों को मिला करके हम ऐसा कर लेंगे कि दोनों के पास 50-50 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, तो मंगू ने बात मान ली। अब मंगू ने इसको पैसे देने शुरू करे, चंगू ने इसको पैसे देने शुरू करे। एक टाइम पे आकर क्या हो गया, चंगू के पास 50 रुपए हो गए, मंगू के पास 50 रुपए हो गए। अब दोनों के पास जो रुपए हैं वो क्या हो गए, सेम। यानी कि आप बोल सकते हैं जो रुपीज हैं वो कैसे हैं, स्टेबल। यानी कि किस में आ गए, वो इक्विलिब्रियम में आ गए। किस में आ गए, वो इक्विलिब्रियम में आ गए। और यही जो इक्विलिब्रियम है, ये जो टॉपिक है इक्विलिब्रियम, इसको ही हमें सीखना है। इक्विलिब्रियम का मतलब समझ आ गया आपको? इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि स्टैटिक पोजीशन पर कोई चीज आकर के रुक जाए, या कोई चीज इक्वल पॉइंट पर आकर के रुक जाए। मतलब ना तो वो रिएक्शन आगे बढ़े ना वो रिएक्शन पीछे आए, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम, है ना। अगर कोई भी रिएक्शन चल रही है उसमें ना तो रिएक्शन आगे मूव कर पाए ना ही रिएक्शन पीछे मूव कर पाए, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। बात समझ आई यहाँ पे? तो देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा एक बार केमिस्ट्री का एक एग्जांपल समझते हैं, उसके बाद इक्विलिब्रियम में थोड़ा सा और आगे डिटेल में बात। मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन है, A plus B gives C plus D। A plus B रिवर्सिबल C plus D। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, जो A और B है ये दोनों फॉर्म होंगे C और D के अंदर, है ना। A और B है वो फॉर्म होंगे C और D के अंदर, और C और D जो है
वो डिसोशिएट हो जाएंगे। किसमें? ए और बी के अंदर। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब क्या है? जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में फॉर्म होगा और जो प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट में डिसोशिएट होगा। कुछ परसेंट रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनेगा, कुछ परसेंट प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनेगा। इसको बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है। मान लीजिए एट इनिशियल पॉइंट जब मेरे पास एक बीकर में है ए, एक बीकर में है बी, ठीक है, तो ए की कंसंट्रेशन 100% होगी, बी की कंसंट्रेशन 100% होगी। क्या सी और डी का अभी कोई नामो निशान होगा? नहीं, रिएक्शन में सी और डी का कोई नामो निशान नहीं होगा। तो इनिशियल पॉइंट पे ए की कंसंट्रेशन 100%, बी की कंसंट्रेशन 100%। अब मैंने क्या किया, इस ए के अंदर बी को मैंने डाल दिया। अब रिएक्शन बननी शुरू हो जाएगी। अब रिएक्शन बननी शुरू हो जाएगी। तो कुछ समय बाद हम क्या देखेंगे, जो ए और बी है वो फॉर्म हो रहा है सी और डी के अंदर, और जो सी और डी है वो डिसोशिएट हो रहा है ए और बी के अंदर। यही तो है रिवर्सिबल रिएक्शन। ए और बी फॉर्म हो रहा है सी और डी के अंदर, सी और डी डिसोशिएट हो रहा है ए और बी के अंदर। यानी कि भाई चंगू ने कुछ पैसे मंगू को दिए, मंगू ने कुछ पैसे चंगू को दिए, एक पॉइंट पे आके पैसे क्या हो गए दोनों के इक्वल। तो बस एक पॉइंट पे आकर के जो दोनों की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, इक्वल। जब सबकी कंसंट्रेशन क्या हो जाए, इक्वल, यानी कि अब ना तो ए और बी सी और डी बनेगा, ना ही सी और डी ए और बी बनेगा। ऐसा हमें लगेगा देखने में। मान लीजिए सबकी कंसंट्रेशन अगर सेम हो गई, जैसे मान लीजिए समझिए चंगू ने मंगू को पैसे दिए, मंगू ने चंगू को पैसे दिए, एक पॉइंट पे आके दोनों के पास 50-50 रुपए हो गए। अब अगर मान लीजिए चंगू ने मंगू को 10 रुपए दिए, इसके पास 40 हो गए, इसके पास 60 हो गए। अब चंगू ने दोबारा मंगू को 10 रुपए दे दिए, दोबारा दोनों के पास 50-50 रुपए हो गए। यानी कि अब क्या होगा, अब हमें हर पॉइंट पे ऐसा लग रहा है कि जो पैसे हैं वो सबके दोनों के पास क्या है, इक्वल। तो ऐसे यहाँ पे होगा कि ए और बी जितना सी और डी बनेगा उतना ही सी और डी दोबारा ए और बी बन जाएगा, जिससे वो क्या अटेन कर सकें, इक्विलिब्रियम। यानी कि इक्विलिब्रियम क्या चीज है, जब रिएक्शन क्या हो जाए आपकी, जब रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, इक्वल। जब रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी तब हम बोलेंगे कि ये क्या आ चुका है आपका, इक्विलिब्रियम। नोट कर लीजिए इसको। बात समझ आई? रख कर दो। चलिए यहाँ पे एक चीज और समझिए, इक्विलिब्रियम तो समझ आ गया कि इक्विलिब्रियम क्या कह रहा है। जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाएगी तब हम बोलेंगे कि रिएक्शन में क्या आ चुका है, इक्विलिब्रियम। अच्छा, ए और बी हैं वो आगे की तरफ मूव कर रही हैं, जो ए और बी है वो आगे की तरफ मूव कर रही है ना, और जो सी और डी है वो पीछे की तरफ मूव कर रही है। यानी कि रिवर्सिबल रिएक्शन में दो तरीके से आपकी रिएक्शन मूव कर रही है, एक तो मूव कर रही है फॉरवर्ड, एक मूव कर रही है बैकवर्ड। और जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की रिएक्शन क्या हो गई, सेम, तब हमने बोल दिया रिएक्शन किस पे आ गई, इक्विलिब्रियम में। फॉरवर्ड यानी कि ए प्लस बी बना रहे हैं सी प्लस डी, बैकवर्ड यानी कि सी प्लस डी बना रहे हैं ए प्लस बी। और जब इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो गई तब हमने बोल दिया रिएक्शन किस पे आ गई, इक्विलिब्रियम में। यही हो रहा है।
तो बस यानी कि जो इक्विलिब्रियम है वो दो रिएक्शन के ऊपर वर्क करेगा। एक तो वर्क करेगा वो फॉरवर्ड रिएक्शन में, एक मूव करेगा वो बैकवर्ड रिएक्शन। एक तो होगी फॉरवर्ड रिएक्शन, एक होगी बैकवर्ड रिएक्शन। और जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों की कंसंट्रेशन सेम हो गई, यानी कि दोनों का जो रेट ऑफ कंसंट्रेशन है जब वो सेम हो गया, तब हम बोलेंगे कि रिएक्शन किसमें आ गई है, इक्विलिब्रियम में। तो यहां पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equals to the rate of backward reaction, then equilibrium, एक सेकेंड, then इक्विलिब्रियम इज, जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाए तब हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम रिएक्शन करना अगेन हो चुका है। यानी कि रिएक्शन कैसी हो चुकी है, अब इक्विलिब्रियम रिएक्शन बन चुकी है। ना तो आगे मूव करेगा ना ही पीछे मूव करेगा। कोई दिक्कत? यानी कि ऐसा बोल सकते हैं जो रिएक्शन है वो कंटिन्यूअसली मूविंग है, रिएक्शन यहाँ पे कंटिन्यूअसली मूविंग है। तो इक्विलिब्रियम एक डायनेमिक प्रोसेस है, इक्विलिब्रियम एक डायनेमिक प्रोसेस है। इक्विलिब्रियम क्या है, डायनेमिक प्रोसेस, जिसके अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल होनी चाहिए, तभी जाके इक्विलिब्रियम बनेगा। नोट कर लीजिएगा। कर लिया? ये तो हो गई इक्विलिब्रियम की कहानी। अब एक बात देखें, देखिए एक चीज और है, असल में जो इक्विलिब्रियम है वो एक चैप्टर नहीं है। इक्विलिब्रियम कोई एक चैप्टर नहीं है। इक्विलिब्रियम दो चैप्टर से बना है। इक्विलिब्रियम दो चैप्टर से मिलकर बना है। कौन कौन से दो चैप्टर हैं? यानी कि इक्विलिब्रियम को हमें दो पार्ट में पढ़ना है। पहला पार्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम, एक है आयोनिक इक्विलिब्रियम। एक है केमिकल इक्विलिब्रियम, एक है आयोनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम बात करेंगे केमिकल्स की, यानी कि रिएक्शंस की, केमिकल रिएक्शंस की। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम बात करेंगे आयंस के बारे में, यानी कि आयनिक रिएक्शन के बारे में। ठीक है? अब इक्विलिब्रियम दिखाएगा कौन कौन सी रिएक्शन? ओनली रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन ही है जो कि इक्विलिब्रियम शो करेगी, बाकी कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम शो नहीं करेगी। जैसे एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए कि HCl plus NaOH gives NaCl plus H2O। अब देखिए HCl और NaOH को मिलाया जिससे मुझे NaCl और H2O मिल गया। अब मैं NaCl और H2O से दोबारा HCl और NaOH में नहीं आ पाऊंगा। अगर मैंने NaCl के अंदर H2O मिला दिया तो आयंस में टूट जाएगा, यह रिएक्शन दोबारा पीछे नहीं आ पाएगी। यहां पे है सिर्फ ओनली फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड तो है ही नहीं। तो ये रिएक्शन नेवर बी इन इक्विलिब्रियम।
ये रिएक्शन कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं आएगी। बात समझ आई यहाँ पे? नोट कर लीजिए इसको कि सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन है जो कि इक्विलिब्रियम शो करेगी। ठीक है, कर लिया नोट? अब देखिए यहाँ पे एक लास्ट टॉपिक आज का, जिसके अंदर हम कुछ ग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं। इक्विलिब्रियम से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ है। जैसे एक रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख रहा हूं हेबर्स प्रोसेस की। हेबर्स प्रोसेस क्या है? जब मैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया बनाता हूं, उसको बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। काफी इंपॉर्टेंट है हमारी केमिस्ट्री के लिए। N2 plus 3H2 is reversible to 2NH। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से मिला के मैंने बना दिया अमोनिया। इक्विलिब्रियम की जब हम बात करेंगे तो हमेशा बात करेंगे बैलेंस केमिकल रिएक्शन के अंदर। इस चीज को भी नोट कर लीजिएगा। यहां पे लिख देता हूं इक्विलिब्रियम शो होगा बैलेंस रिवर्सिबल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम शो होगा बैलेंस रिवर्सिबल रिएक्शन में। ठीक है, जो इक्विलिब्रियम है वो शो होगा बैलेंस रिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए सुनिए, इस रिएक्शन की बात करें N2 plus 3H2 gives 2NH2। इनिशियल पॉइंट की बात करें तो इसकी कंसंट्रेशन 100%, इसकी कंसंट्रेशन 100%, अमोनिया की कंसंट्रेशन। कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो नाइट्रोजन है उसकी कंसंट्रेशन गिरने लग जाएगी, जो हाइड्रोजन है उसकी कंसंट्रेशन गिरने लग जाएगी और अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी। जब रिएक्शन आगे प्रोसीड होगी, जो रिएक्टेंट है वही तो टूट करके प्रोडक्ट बनेगा, तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो तो कम होने लग जाएगी और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी। इतना समझ आता है? और व्हेन इक्विलिब्रियम अटेन, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा सबकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इक्वल। सबकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? इक्वल। तो यहां पे हम ग्राफ की बात करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन बाय टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन बाय टाइम। ठीक है, यहां हम बात करें यहाँ पे कंसंट्रेशन बाय टाइम। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन बाय टाइम के बीच के ग्राफ। यहां पे आपका वाई एक्सिस है, यहां पर हम बात करेंगे कंसंट्रेशन के बारे में। यहां पर बात करेंगे किसकी? कंसंट्रेशन की। यहां पर बात करेंगे हम टाइम। अच्छा इधर देखिए, जो फॉरवर्ड रिएक्शन है इनिशियल में इसकी कंसंट्रेशन 100%, बैकवर्ड रिएक्शन कंसंट्रेशन 0%। कुछ टाइम बाद जो फॉरवर्ड रिएक्शन है उसकी कंसंट्रेशन कम होने लग जाएगी, जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी। यही होगा। तो देखिए यहां पे है आपका फॉरवर्ड रिएक्शन और यहां पे आपका बैकवर्ड। फॉरवर्ड रिएक्शन कंसंट्रेशन गिरने लगेगी, फॉरवर्ड रिएक्शन कंसंट्रेशन गिरने लगेगी, बैकवर्ड रिएक्शन कंसंट्रेशन
उड़ने लगेगी और एक टाइम पे आके दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, इक्वल। और यहां से फिर फॉरवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन हमेशा इक्वल रहेंगे। नीचे की तरफ आ रही है आपकी क्या चीज, फॉरवर्ड रिएक्शन की कंसंट्रेशन, ऊपर की तरफ जा रही है बैकवर्ड रिएक्शन की कंसंट्रेशन। एक टाइम पे आके दोनों एक जगह पे आके मीट कर जाएंगे, वो होगा ये कॉन्सेप्ट। और ये मीट करेंगे टी टाइम में। कौन से टाइम में, टी टाइम में। तो सुनिएगा यहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन कंसंट्रेशन नीचे आई, बैकवर्ड की कंसंट्रेशन ऊपर गई, एक टाइम पे आके दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो गई, इक्वल। जब दोनों की कंसंट्रेशन हो गई इक्वल, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, इसने अटेन किया है ये टी टाइम के अंदर। तो यानी कि अब हम यहाँ पे इस ग्राफ के अकॉर्डिंग ये बता सकते हैं कि कोई भी रिएक्शन कितने टाइम में किस पे आ रही है, इक्विलिब्रियम की, बाय द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। बात समझ आई? ये ग्राफ का अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बता सकते हैं कोई सी भी रिएक्शन कितने टाइम पे किस पे आ रही है, इक्विलिब्रियम में। नोट करिए इसको, काफी इंपॉर्टेंट बात है, काफी इंपॉर्टेंट ग्राफ नोट करिए। हो गया? ठीक है। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपसे। टिक द करेक्ट ऑप्शन which show the condition where rate of forward reaction is equals to rate of backward reaction। देखिए बार बार मैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन लिखूंगा, काफी बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड को नोट कर दिया आर ओ एफ से, रेट ऑफ बैकवर्ड को नोट कर दिया आर ओ बी से। ऑप्शंस देख लीजिए, ऑप्शन ए है इस तरीके से, ये है रेट ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन बी है ये, ऑप्शन सी है ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शंस क्या हैं, ए, बी, सी या ऑल। बताइए इसमें से कि कौन सा आंसर है सही और क्यों। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ये सारे सोचिए और बताइए कौन से ग्राफ के अंदर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल है। हो गया? कमेंट में आंसर बताइएगा इसका कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल है, कौन सा ग्राफ बताता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इसका आंसर है ऑप्शन ए। कमेंट में बताइएगा कि आप में से कितने लोगों का आंसर सही था। अब देखिए ऐसा क्यों हुआ है। अगर मैं ग्राफ ए की बात करूं तो यहाँ पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कंसंट्रेशन नीचे आ रही है, दिखाई दे रहा है चीज। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कंसंट्रेशन ऊपर जा रही है, ये भी दिख रहा है। एक टाइम से आके दोनों ने इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया और इक्विलिब्रियम के बाद दोनों की कंसंट्रेशन यहाँ पे स्ट्रेट मूव कर रही है, यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड। ये कंसंट्रेशन और यही तो कंडीशन थी, यही तो कंडीशन को फॉलो करवाना था
ऑप्शन ए इस करेक्ट। देखिए बी क्यों नहीं है और देखिए सी क्यों नहीं है। देखिए बी के अंदर बात करें, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन नीचे गिरी बहुत बढ़िया, रेट ऑफ बैकवर्ड ऊपर गिरी बहुत बढ़िया, इक्विलिब्रियम भी आ गया यहाँ पे साथ में, इस टी पॉइंट पे इक्विलिब्रियम भी आ गया, यही सेम चीज तो यहाँ पे हो रही थी। पर उसके बाद क्या हुआ, जो बैकवर्ड रिएक्शन है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लग गई और जो फॉरवर्ड रिएक्शन उसकी कंसंट्रेशन गिरने लग गई। यानी कि इक्विलिब्रियम तो आया पर एक शॉर्ट टाइम के लिए, पर हमें तो बताना था रेट ऑफ फॉरवर्ड रेट ऑफ बैकवर्ड की। पर यहाँ पे कंडीशन बनी, यहाँ पे कंडीशन बनी है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन रेट ऑफ फॉरवर्ड। सी के अंदर बात करें तो ऑप्शन बी का आंसर, सी के अंदर बात करें रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ी सॉरी घटी, रेट ऑफ बैकवर्ड बढ़ी विदाउट इक्विलिब्रियम, विदाउट इक्विलिब्रियम दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, सेम है ना। तो यहाँ पे हम ये तो नहीं बोल सकते रेट ऑफ फॉरवर्ड की रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड के इक्वल है, क्योंकि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अलग हो गई, बैकवर्ड रिएक्शन अलग हो गई। यहाँ पे हम ये नहीं कह रहे हैं कि दोनों की कंसंट्रेशन नहीं कह सकते। कंसंट्रेशन इक्वल होगी जब इक्विलिब्रियम आएगा, दोनों की रिएक्शन की कंसंट्रेशन तब इक्वल होगी जब इक्विलिब्रियम आएगा, ठीक है। विदाउट इक्विलिब्रियम बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों की रिएक्शन की कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो सकती है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन ए। बात समझ आ गई। तो ये था हमारा आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने बात करी है इक्विलिब्रियम के एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, एक्टिव मास के बारे में, केपी केसी के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट है एक्टिव मास, केपी केसी बहुत ज्यादा यूज होता है इसका, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आया होगा। कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए